कक्षा 10 गणित। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 3.3 को। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यह हमें बताना है। यहाँ पे दो विधियों द्वारा हल कर देना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि। इस प्रकार से हमें कुल 4 प्रश्न दिए गए। रैखिक समीकरणों के युग्म हमें दिए हुए हैं ना, दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है प्रत्येक प्रश्न में। चलिए हम लोग यहाँ पे पहले प्रश्न को यहाँ पे नोट करते हैं, रैखिक समीकरण युग्म को, और इसको विलोपन विधि से भी हल करते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हमने नोट कर लिया। पहला यहाँ पे समीकरण दिया गया है x + y = 5 है, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y = 4 है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और पहले हम लोग लिखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि रहेगा। विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार से हल करेंगे। सर्वप्रथम आपको क्या करना रहता है ना, कि जो भी इसमें दो चर दिए रहते हैं, दोनों चरों में से ना यहाँ पर गुणांकों को आपको बराबर करना रहता है। यहाँ पे किसी एक चर का पहले गुणांक बराबर करिए। अब फिर क्या कर लीजिए कि यदि दोनों का सेम चिन्ह है, यदि सेम चिन्ह रहेगा तो आप क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। अंतर करके और एक चर का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। यदि विपरीत चिन्ह रहेगा तो सिंपल आप जोड़ देंगे, और एक चर का वैल्यू ज्ञात होगा, फिर किसी समीकरण में प्रतिस्थापित करके उसके मान को दूसरे चर का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। चलिए बताते हैं किस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x + y = 5 दे दिया गया है, यहाँ पर 2x - 3y = 4 दे दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर जोड़ना घटाना रहता है विलोपन विधि में। यहाँ पर आप समीकरण युग्म को जोड़कर या घटाकर एक पद को ही समाप्त कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विलोपन। एक पद ही विलुप्त हो जाता है, मतलब केवल एक चर बचता है, उसका मान ज्ञात होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर -3y है, हम चाहें तो इसका भी गुणांक बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल हम लोग समीकरण 1 में यदि हम लोग 2 से गुणा कर दें ना, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर भी 2x हो जाएगा गुणा करने पर। यहाँ पे जो भी गुणा करेंगे, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, दोनों पक्षों में करेंगे ताकि समीकरण बैलेंस रहे। तो यहाँ पर यदि हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे x का पद समान हो जाएगा, फिर यहाँ पे दोनों पद समान, मतलब समान चिन्ह रहेंगे दोनों पद के। यहाँ पर 2x धनात्मक है, यहाँ पे 2x धनात्मक, फिर हम लोग को यहाँ पे समीकरण का अंतर करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर यदि हम लोग y के गुणांक को बराबर करें तो हम लोग को केवल जोड़ना रहेगा। लिख देते हैं समीकरण, हम लोग सिंपल क्या करते हैं, y के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में क्या लिखते हैं हम लोग, 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके, यहाँ पे गुणा करके यहाँ पर चिन्ह दोनों का धनात्मक रहेगा, केवल हम लोग को समीकरण को जोड़ना रहेगा। लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर देख लीजिए किस प्रकार से हो जाएगा। समीकरण 1 में हमने बोला है कि 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा कर देंगे तो यह 3x हो जाएगा। यहाँ पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में दोनों में किया जाएगा 3 का गुणा, और जब यहाँ पे चूंकि दो पद है, दोनों पद में गुणा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, और ये हो गया +3y, ये हो गया। और बराबर के इधर भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 हो गया। यहाँ पे समीकरण 1 में हमने केवल 3 से गुणा कर दिया। अब समीकरण 2 को हम लोग इसी प्रकार नोट करेंगे। यहाँ पे 2x - 3y और बराबर के इधर 4 है, और यहाँ पर हमने केवल लिखा है जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3x और यहाँ पे 2x, ये जुड़कर हो जाएगा 5x। ये देखिए धनात्मक 3y है और ऋणात्मक 3y है, ये घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए +0 लिख देते हैं। 15 और यहाँ पे 4 को जोड़ देंगे तो आपको 19 प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 5x = 19 मिला। या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 गुणा बराबर को उधर पक्षांतर करते हैं, हर में हो जाएगा। x का वैल्यू आपको 19/5 प्राप्त हुआ। सिंपल आपने एक चर का मान ज्ञात कर लिया। अब इस मान को किसी भी समीकरण में आप प्रतिस्थापित कर दीजिए। यहाँ पे x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। लिख देते हैं x का या x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू ज्ञात ही हुआ है, जो कि आपने ज्ञात किया 19/5, और प्लस यहाँ पे y = 5। यही समीकरण नंबर 1 ही है, लेकिन केवल यहाँ पे x के स्थान पर x का हमने वैल्यू प्रतिस्थापित कर दिया। प्लस में बराबर को उधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5, और ये प्लस में था, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 19/5। अब यहाँ पर लसा ले लीजिए, लसा आपको 5 मिलेगा। 5 में जब आप 1 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा भागफल, और 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 × 5 = 25 आपको मिलेगा। ऋण 5 का 5 में भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित होगा, 1 का 19 में गुणा कर देंगे, आपको 19 मिलेगा। चलिए 25 में जब आप 19 घटा देंगे तो 6 बचेगा, 6/5 मिला। यही आपको y का मान प्राप्त हुआ 6/5। यहाँ पर हल आपको मिला
हल रहेगा। यह मिला आपको x बराबर 19/5 कामा y बराबर आपको मिला 6/5। ये तो हमने विलोपन विधि द्वारा हल किया। यहाँ पर एक पद को ही हमने समाप्त कर दिया। आप चाहें तो उस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। देखिए हम बता देते हैं। आप चाहें तो समीकरण को इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर जब यहाँ पर इस समीकरण में हमने 3 से गुणा कर दिया तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे। बाएं पक्ष को बाएं में जोड़ देंगे, दाएं पक्ष को दाहिने में। यहाँ पे इस प्रकार से ये हो गया 3x प्लस यहाँ पे 3y। इसको अलग कोष्टक में आप लिखते हैं, और जो यह बायां पक्ष था इसको आपको हमने सिंपल जोड़ने के लिए लिखा, तो आप इस प्रकार से 2x ऋण 3y इस प्रकार से जोड़ देते, और यहाँ बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने पक्ष को दाएं में। यहाँ पे 15 + 4, तो इस प्रकार से भी सही रहता। आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे, आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। फिर आप हल करते हैं तभी भी आपको यही आपको प्राप्त होता है ना। कोष्टक खोलते थे तो यहाँ पे +3y और ऋण 3y ये घट जाता, और यहाँ पे 3x और 2x 5x मिलता, बराबर यहाँ पे 19 मिलता। इस प्रकार से भी हल हो जाता। ठीक है, आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए हो गया हल, तो हमने इस प्रकार से ज्ञात कर दिया। अब हम लोग प्रतिस्थापना विधि द्वारा हल कर लेते हैं। इस विधि में क्या रहता है ना कि यहाँ पर जो भी आपको रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, इसमें से आपको एक चर का मान ज्ञात करना रहता है और फिर दूसरे चर में प्रतिस्थापित कर देना रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतिस्थापना विधि। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण एक को चेंज करते हैं ना। यहाँ पे x + y बराबर 5 दे दिया गया है, लिख देते हैं समीकरण 1 से। देखिए हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे x जो चर है, x का मान को हम लोग y के पदों में लिख लेते हैं। देखिए x + y बराबर 5 दे दिया गया है, यही समीकरण है। अब इसको हम लोग क्या चेंज करके लिख सकते हैं, +y है बराबर को उत्तर भेज देंगे -y हो जाएगा, 5 ऋण y हो गया। और इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब चूंकि यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से आपने x के वैल्यू को ज्ञात किया हुआ है, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, पूरी बात लिख दीजिएगा, प्रतिस्थापित कर देते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 यही है, यहाँ पर है 2x, तो x के स्थान पर हम लोग को यह प्रतिस्थापित कर देना, 5 ऋण y और है ऋण 3y और बराबर के इधर 4। समीकरण के स्थान पर यहाँ पर x था, ये समीकरण 2 में यहाँ पर x था, x के स्थान पर हमने यहाँ पे x का वैल्यू प्रतिस्थापित कर दिया। अब चलिए इसको और हल कर लेते हैं। 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ऋण 2y और यहाँ पे ऋण 3y बराबर के इधर हो गया 4। अब यहाँ पे समान चिन्ह जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऋण 5y हो गया, और यहाँ पे प्लस में था बराबर की तरफ भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा 4, और यहाँ पे ऋण 10 हो गया। यहाँ पर ही हो जाएगा 5y बराबर, इसको अंतर कर देंगे, ऋणात्मक राशि का मान दिखे यहीं बचेगा, यह ऋणात्मक है ये पद। यहाँ पे ऋण 6 बचा, यहाँ पर एक गुणा में बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि दोनों पक्षों में यदि आप ऋण का गुणा कर देंगे, दोनों पद यहाँ पे दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और यहाँ 5 गुणा में बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, भागा में चला जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा y बराबर ऋण 6 बटा ऋण 5। ठीक है, यहाँ पर ऋण 5 को हमने पक्षांतर कर दिया, ऋण मिलने का गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा, बराबर आपको प्राप्त होगा 6/5, जो कि हमने इस प्रकार से भी हल किया था तो वही प्राप्त होगा। आप किसी भी विधि से हल करेंगे ना, या आप ग्राफी विधि द्वारा हल करें, या फिर प्रतिस्थापन, या फिर विलोपन, या वज्रगुणन विधि, किसी प्रकार से हल करेंगे, जो भी चर रहेगा या x y जो भी चर रहेगा उसका वैल्यू आपको सेम ही प्राप्त होगा। यहाँ पर y का मान आपको ज्ञात हुआ 6/5 ज्ञात हुआ। चलिए हो गया। अब इस मान को हम लोग समीकरण यहाँ पे 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5 ऋण, और यहाँ पे y के स्थान पर हम लोग को क्या प्रतिस्थापित कर देना है, 6/5। चलिए लसा ले लीजिए, तो यहाँ पर भी 5 लसा हो जाएगा, 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे है ना। यहाँ पे हर में 1 है, 1 से भाग देंगे 5 में, 5 बार जाएगा भागफल, 5 का 5 में गुणा कर देंगे 25 हो जाएगा। ऋण 5 से 5 में भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 6 में गुणा कर देंगे, इस प्रकार से 6 रहेगा, बराबर 25 में जब आप 6 घटा देंगे ना तो आपको 19 मिलेगा, और बटा 5 x का वैल्यू आपको मिला 19/5। अतः यहाँ पर भी लिख देते हैं, अतः हल आपको क्या प्राप्त हुआ, x बराबर आपको 19/5 कामा y बराबर आपको मिला था 6/5।
दोनों प्रकार से आपको सेम ही मिलेगा ये एक्स और वाई का मान। सेकेंड वाले प्रश्न में यही रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 3x + 4y = 10 है, 2x - 2y बराबर यहाँ पे 2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, गुणांकों को हमें बराबर करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4y है, सिंपल हम लोग समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 4y हो जाएगा, और देखने की चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो सिंपल हम लोग जोड़ देंगे, है ना। यहाँ पर प्लस रहता, यदि समान चिन्ह रहता तो हम लोग सिंपल अंतर करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं विपरीत चिन्ह पहले से, सिंपल केवल जोड़ दीजिए। लिख देते हैं यहाँ पर हम विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन लिख देते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, 2 से समीकरण 1 से जोड़ने पर हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए इसको हम लोग नोट कर देते हैं। यहाँ पे 3x इस प्रकार से हम लिखते हैं, 3x प्लस यहाँ पे बाएं पक्ष को बाएं में जोड़ दीजिए, दाहिने पक्ष को दाएं में जोड़ दीजिए। यहाँ पे 4x प्लस यहाँ 3x प्लस 4y है, ये हो गया। और हम लिख देते हैं जोड़ने के लिए, और चूंकि हमने बोला है कि यहाँ पे 2 से गुणा करना है, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर दोनों पदों में आप करेंगे, 2 दूना यहाँ पे 4x हो जाएगा, ऋण यहाँ पर 4y हो गया। ठीक है, कोष्टक बंद। यहाँ पर बाएं पक्ष में हमने 2 से गुणा कर दिया, दाहिने पक्ष में भी हमें 2 से हमें गुणा करना है ना। चलिए बाएं पक्ष को बाएं में जोड़ दिया गया, दाहिने पक्ष को यहाँ पे 10 को हमने सिंपल नोट किया, और यहाँ पर 2 से गुणा करना था क्योंकि हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा किया हुआ है। तो यहाँ पर ये हो गया 4x, है ना, यहाँ पर 4x, यहाँ पर ऋण 4y, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाहिने पक्ष में भी गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल कोष्टक खोल देते हैं, 3x प्लस यहाँ पे 4y प्लस यहाँ पे 4x ऋण यहाँ पे 4y बराबर यहाँ पे 10 में 4 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, जितना धनात्मक है y उतना ऋणात्मक है, घटकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे x के पदों को हम लोग जोड़ लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया 7x बराबर यहाँ पे 14। इसको और हल करेंगे, 7 गुणा में बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, हर में चला जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पर आपको 14/7 मिलेगा, 7 दूना 14, x का मान आपको 2 प्राप्त हो गया। अब इसको आप किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए इसे हम समीकरण नंबर 2 में ही प्रतिस्थापित कर देते हैं। लिख देते हैं x बराबर 2, समीकरण रहेगा, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ये हो जाएगा 2, और x के स्थान पर हमें 2 प्रतिस्थापित कर देना है, ऋण 2y बराबर यहाँ पे 2। चलिए 2 दूना 4 हो जाएगा, ऋण यहाँ पे 2y और बराबर की दर है 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं ना, इस संख्या को बराबर की दर पक्षांतर कर लेते हैं। यह धनात्मक है तो बराबर की दर ऋणात्मक हो जाएगा, और ये जो ऋणात्मक पद है बराबर की दर पक्षांतर कर देते हैं, धनात्मक हो जाएगा 2y। ठीक है, इसको हमने बराबर की दर पक्षांतर कर दिया, इसको बराबर की उधर, और तो ये हो जाएगा 4 में से 2 घटा देंगे 2 मिलेगा, और बराबर की दर है 2y। अब जो 2 गुणा में है बराबर की दर पक्षांतर कर देंगे तो हर में आ जाएगा, यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, और यही है y का मान। या फिर इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, y का वैल्यू सिंपल आपको 1 प्राप्त हुआ। अतः हल आपको मिल रहा है यहाँ पे x बराबर 2, y बराबर 1। यह विलोपन विधि द्वारा हमने हल किया था। अब हम लोग प्रतिस्थापना विधि द्वारा भी हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापना विधि में क्या करना रहता है, एक चर का वैल्यू ज्ञात करके दूसरे चर में प्रतिस्थापित करना रहता है। तो चलिए यहाँ पर समीकरण 2 से हम लोग x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 2 यही है, 2x ऋण 2y बराबर 2 है। यहाँ पे ऋण 2y को बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, 2x बराबर यहाँ पे 2 तो रहेगा, और यह हो जाएगा प्लस 2y, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 गुणे में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, हर में चला जाएगा। यहाँ पे 2 + 2y और बटे में 2 हो गया। यहाँ पर चाहें तो आप उभयनिष्ठ कर सकते हैं 2 को, यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ कर लेंगे तो 1 प्लस, यहाँ पर दोनों पदों में 2 है इसलिए हमने उभयनिष्ठ कर लिया, y + 1 बचा, और हर में 2 है, अंश और हर से 2 समाप्त हो जाएगा। x का वैल्यू आपको यहीं बचेगा, कोष्टक वाली राशि y + 1 लिख देते हैं, यही आपको प्राप्त हुआ। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ पर x के मान को हमने y के पदों में लिख लिया। अब इसको हम लोगों ने चूंकि समीकरण 2 से प्राप्त किया हुआ था ना, अब इसको हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण नंबर 1 में। लिख देते हैं x के
मान को समीकरण यहाँ पे 1 में प्रतिस्थापित रहेगा, प्रतिस्थापित करने पर लिख दीजिएगा पूरी बात। यह है 3 और x के स्थान पर हम लोग y+1 प्रतिस्थापित कर देते हैं और +4y और बराबर किधर है 10। इसको सिंपल हल करिए तो यहाँ पर यह हो जाएगा, दोनों पद में गुणा कर देते हैं 3y और यहाँ पे 3 का जब 1 में गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4y और बराबर किधर 10 है। यहाँ पे जोड़ देंगे समान पदों को, यहाँ पे 3y + 4y ये हो गया 7y और यहाँ पे 10 है, यहाँ पर बराबर किधर 10 तो है, ये प्लस में था, बराबर किधर पक्षांतर कर लेते हैं संख्याओं को एक तरफ। यहाँ पर ये हो जाएगा 7y बराबर, यहाँ पे 10 में से 3 घटा देंगे 7 मिलेगा, या फिर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, y बराबर यहाँ 7 गुणे बराबर किधर पक्षांतर कर देंगे, घर में चला जाएगा, 7/7 मिलेगा, यानी आपको 1 मिला। और y के इस मान को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दीजिए, लिख देते हैं y के मान को समीकरण यहाँ पे 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो ये हो जाएगा x बराबर, y के स्थान पर 1 प्रतिस्थापित कर देना है, 1 + 1 हो गया, ठीक है। y के स्थान पर हमने केवल 1 प्रतिस्थापित किया, 1 पहले से था, 1 में 1 जोड़ देंगे आपको सिंपल 2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको हल करने पर x का मान 2 प्राप्त हुआ, x का मान 2 और y का मान 1, जो कि यहाँ पे इस विधि में भी आपको प्राप्त हुआ था। अतः लिख देते हैं हल आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ x बराबर 2, y बराबर 1। थर्ड वाले प्रश्न में जो भी रैखिक समीकरण युग्म दिया था उसको हमने नोट कर लिया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों पद हैं ये बराबर के इधर ही हैं, तो हम लोग इसको भी कर देते हैं इसी प्रकार से, या फिर हम लोग देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे 9x हो गया, ये जो बराबर को इधर प्लस में राशि है बराबर के इधर पक्षांतर कर देते हैं, आप चाहें तो इसको भी मान सकते हैं। यहाँ पे 2y हो गया और यहाँ पे नहीं ऋणात्मक रहेगा, ऋण 7, ठीक है, क्योंकि दोनों पद धनात्मक था, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, दोनों पद ऋणात्मक हो गया और बराबर के 0 बराबर 0 होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, पहले हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। विलोपन विधि में हम लोग को एक पद को विलुप्त करना रहता है, तो देख लीजिए यहाँ पर अब हमें गुणांकों को बराबर करना होगा। तो यहाँ पर 9x है और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहला समीकरण है इसमें 3x है, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि इस वाले समीकरण में हम लोग यहाँ पे ना पहले समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं, तो यह वाला पद क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, 3 9x से भी हो जाएगा, 9x से भी हो जाएगा, फिर हमें अंतर कर देंगे, ठीक है। यदि y का गुणांक यदि आप बराबर करना चाहेंगे तो इसमें आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 में, और इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। इसमें केवल एक ही में गुणा करने से हो जा रहा है, तो हम लोग x का ही गुणांक बराबर कर लेते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण यहाँ पे 2 से घटाने पर इस प्रकार लिख देते हैं, समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 को नोट करते हैं, 9x ऋण यहाँ पे 2y और ऋण 7 है, इसी में से घटा देते हैं इसको यहाँ पे समीकरण 1 को, लेकिन हमने बताया है कि यहाँ पे 3 का गुणा करके, ठीक है, 3 का गुणा कर दीजिए, यहाँ कोष्टक के अंदर हो जाएगा 3x और ऋण यहाँ पे 5y, ऋण यहाँ पे 4, और यहाँ पे जो बराबर का इधर का पक्ष है इसमें हमने लिखा था कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 को हमने नोट किया, जो समीकरण 2 यहाँ पर था में से हमने घटा दिया समीकरण 1 को, लेकिन यहाँ पर हमने 3 का गुणा करके लिखा हुआ है ना, तो 3 का यहाँ पर हमें गुणा भी कर लिखना होगा, है ना, हमें पहले ही गुणा कर लेना चाहिए था। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि 3 का गुणा किया हुआ है, और यहाँ पर दाहिने पक्ष की बात करें तो 0 में से 0 घटाएंगे तभी भी आपको 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है, बाएं पक्ष को बाएं में जोड़े घटाएंगे और दाहिने पक्ष को दाहिने में, या फिर आप चाहें तो 0 - 0 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर और हम लोग यहाँ पे कोष्टक खोल देते हैं, 9x ऋण यहाँ पे 2y ऋण यहाँ पे 7, 3 का गुणा करिए, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ऋण 3 × 9x आपको मिलेगा, यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा पद, 3 × 5 = 15, ये y हो गया, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, ऋणात्मक पद हो जाएगा धनात्मक, 3 × 4 = 12 और बराबर किधर है 0, यहाँ पे 9x धनात्मक और 9x ऋणात्मक, ये घटकर 0 हो जाएगा। इसी के लिए तो हमने यहाँ पर 3 से गुणा, यहाँ पे गुणा करके हमने अंतर किया था, है ना, ताकि यह वाला पद एक पद तो समाप्त हो जाए। यहाँ पे x का गुणांक यहाँ पे बराबर करके हमने अंतर कर दिया, यह पद समाप्त हो गया। चलिए यहाँ पर
वाई के पदों को समान पदों को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर है और यहाँ पर है। यहाँ पे 15y में से यहाँ पर 2y घटा देंगे तो 13y मिलेगा, वो भी धनात्मक का, 13y मिला धनात्मक। और देख लीजिए यह वाला पद जो संख्या है इनको घटा लेते हैं। यहाँ पे 12 में से हमें 7 घटाना पड़ेगा जो कि मिलेगा 5, वो भी धनात्मक का आपको मिलेगा। तो धनात्मक मिलेगा, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऋण 5 हमने लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि सब कुछ बराबर के इधर ही था। यहाँ पे 12 में से हमने 7 को घटा दिया तो धन 5 बचा, और बराबर के उधर पक्षांतर कर रहे हैं तो ऋण 5 हो गया। चलिए हो गया। तो यहाँ पर y, यहाँ पे जो 13 का गुणांक है इसको बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे ऋण 5/13, यही आपको y का मान ज्ञात हुआ। अब इस वैल्यू किसी समीकरण में प्रतिस्थापित कर लीजिए। चलिए हम यही प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं y बराबर, नहीं y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर पूरी बात लिख दीजिएगा। और यही वाला नोट कर लेते हैं, दोनों समीकरण सेम ही है लेकिन यहाँ से हल करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर 9x बराबर 2, y के स्थान पर 2 और y के स्थान पर ऋण 5/13 और प्लस हमने 7। ठीक है, इस यहाँ पर भी फिर पक्षांतर कर देते हैं तो फिर हमें यही प्राप्त होता। चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 9x, यहाँ पर लसन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 13। ठीक है, अंश और हर से 13 समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे 5 दूना 10, ऋण 10 मिलेगा। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 में जब 13 में 1 से भाग देंगे 13 बार भागफल जाएगा, और 13 7 91 होता है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे 91 हमने लिख दिया। विपरीत चिन्ह यहाँ पर अंतर हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा 9x बराबर, यहाँ पर घटा देंगे 91 में से 10 तो आपको मिलेगा 81, और हर में हो गया 13। ठीक है, अब 9 गुणा बराबर उत्तर पक्षांतर कर देते हैं, हर में हो जाएगा 9x, नहीं 9 को यहाँ पे पक्षांतर कर लेते हैं, x बराबर हो जाएगा 81/13 गुणते 9। यहाँ पे 9 जो गुणे में था बराबर को उधर पक्षांतर कर लिया, हर में हो गया। यहाँ पे 9 9 81, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, चलिए यही करके लिख देते हैं, x का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ 9 9 81, 9 बार भाग जाएगा और हर में है 13। यही आपको x का वैल्यू प्राप्त हुआ। अतः लिख देते हैं हल आपको प्राप्त हुआ x बराबर 9/13 कामा y बराबर 5/13 आपको प्राप्त हुआ था। यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा हमने हल कर लिया। अब प्रतिस्थापना विधि द्वारा हल कर लेते हैं, लिख देते हैं प्रतिस्थापना विधि। प्रतिस्थापना विधि में हम लोग क्या करेंगे, एक चर का वैल्यू ज्ञात करेंगे और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 है यही। चलिए हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, 9x बराबर 2y + 7 है। अब यहाँ पर 9 गुणे में, मतलब गुणा में बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, हर में हो जाएगा x बराबर 2y + 7, ये बटा 9 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। लिख देते हैं x के मान को, x के मान को, चूँकि हमने x का वैल्यू समीकरण नंबर 2 से ज्ञात किया तो इसको हम लोग प्रतिस्थापित किस में करेंगे, समीकरण नंबर 1 में। x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर पूरी बात लिख दीजिएगा। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। समीकरण 1 यही है, 3x है, x के स्थान पर हम लोग यह प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पे 2y + 7 और बटा में 9, और है ऋण 5y और ऋण 4 है, और बराबर के इधर 0 है। यहाँ पर हर में 9 है, यहाँ पर अंश में 3 है। यहाँ चाहें तो यहाँ पे 3 बार विभाजित होगा, 3 3 9, यहाँ पे 3 बचेगा, लेकिन उसको हम लोग हटा लेते हैं। कैसे हटाएंगे हम लोग, दोनों पक्षों में हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। अभी हम लोग इसको हटा भी देंगे। यहाँ पर है 2y + 7 और बटा में 9 है। ठीक है, यही है, बस हमने केवल यहाँ पे दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 0 का गुणा कर देंगे दाहिने पक्ष में, तो अभी भी गुणनफल आपको 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 3 3 9, तो यहाँ पे प्रत्येक पद, तीनों पद में गुणा कर दीजिए। इस पद में क्या, इस पद में भी, इस पद में भी। यहाँ पे 3 5 15 y ऋण, यहाँ पे 4 3 12 बराबर के इधर 0। अंश और हर से 9 विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर आपको बचेगा 2y प्लस यहाँ पे 7, यहाँ पे ऋण 15y ऋण 12 बराबर यहाँ पे 0 हो गया। चलिए यहाँ पर चूंकि विपरीत चिन्ह है, घटेगा, अंतर होगा, आपको मिलेगा कितना, ऋण 13। 15y में से हमने यहाँ पे 2y घटा दिया, ऋण 13y मिला। और चलिए संख्याओं को उस तरफ भेज देते हैं।
विपरीत चिन्ह घटा दीजिए। यहाँ पे ऋणात्मक है, ये धनात्मक, विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, तो यहाँ पे ऋण 5 बचेगा। ठीक है, 7 5 12 होता है, ऋण 5 बचेगा, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर धन 5 हो गया। या फिर हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में ऋण का गुणा कर देंगे तो यह वाला पद ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे y बराबर यहाँ पे 5 बटा, चलिए इसी प्रकार से करके लिख देते हैं ऋण 13। यहाँ पे y का वैल्यू आपको यही ऋणात्मक ही कर देते हैं, मतलब ये पूरी संख्या ही ऋणात्मक है। यहाँ पे ऋण 5 बटा 13, y का वैल्यू यही ऋण 5 बटा 13 ज्ञात हुआ। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं y के मान को, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में लिख देते हैं। y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हो जाएगा x बराबर यहाँ पे 2, y के स्थान पर ये ऋण 5 बटा 13 और ये हो गया, और प्लस 7 है, और बटा में सबके 9 है। इसको हल करते हैं। यहाँ पे ऋण 10 बटा आपको 5 दूना 10 हो जाएगा, बटा यहाँ पे 13 और प्लस 7 है, और हर में यहाँ पर 9 है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर जो अंश में है ना, इसको हम लोग को लसा लेना पड़ेगा। यहाँ पे 13 लसा हो जाएगा और हर में 9 है। ठीक है, हर में तो 9 है ही, और यहाँ पे 13 हमने लसा ले लिया। यहाँ पे हर में 1 मान लीजिए, 7 बटा 1 और 13 का लसा हो गया 13, यहाँ पर हो जाएगा ऋण 10। ठीक है, यहाँ पर 1 से यहाँ पर 13 बार में विभाजित है, और 13 का गुणा यहाँ पे 7 में करेंगे, 13 7 91 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको और हल करते हैं, और यहाँ पर विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 81 आपको मिलेगा, 81 बटा 13 मिला, और यहाँ पर हर में यहाँ पर 9 है। देखिए जो अंश वाला पद है वह 2 पदों में विभाजित हो गया है ना, अंश और हर में विभाजित हो गया अंश वाला पद, तो हर वाले पद को भी क्या कर दीजिए, यहाँ पे 2 पदों में विभाजित कर दीजिए, है ना। इसको भी हमने अंश कर दिया और हर कर दिया, इस प्रकार से 4 पद हो गया। ठीक है, यह तो अंश में ही था, देख लीजिए यहाँ पर ये अंश में था और हर में 9 था, तो हमने इस प्रकार से 9 बटा 1 कर दिया ताकि मान में प्रभाव न पड़े। और इसको आपको किस प्रकार से कर लेना रहता है, यहाँ पे सबसे नीचे का सबसे ऊपर गुणा कर दीजिए, मध्य वालों को आपस में, या आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे 13 गुणा 9 में कर सकते थे। चलिए गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 81 के साथ 1 का गुणा कर देंगे और 13 का गुणा 9 के साथ, तो यहाँ पे 9 9 81, 9 बटा आपको 13 ही प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे यक्स का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ 9 बटा 13, और यहाँ पे लिख दीजिए अतः हल आपको प्राप्त हुआ यक्स का वैल्यू 9 बटा 13 कामा वाई का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ था ऋण 5 बटा 13। इस प्रकार से यह थर्ड प्रश्न हल हुआ। चौथे वाले प्रश्न में ही रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हर में संख्या है, तो चलिए सब कुछ हम लोग को अंश में कर लेते हैं। यहाँ पे 3 और 2 का लसा हो जाएगा 6, तो 6 से हम लोग बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में गुणा कर देते हैं। 6 से जब यहाँ पे गुणा कर देंगे दोनों पद में गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 रहेगा ना, तो 2 3 6, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x। यहाँ पर गुणा कर देंगे 6 रहेगा, तो 6 से यहाँ पे 3 दूना 6 और 2 पहले से 2 दूना 4, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे हो गया 4y, और बराबर के इधर भी 6 का आप गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा ऋण 6। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखिए इसको किस प्रकार से लिख देते हैं, हर में 3 है ना, तो यहाँ पर हम लोग केवल 3 का गुणा कर देते हैं। 3 से जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ पे बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में समान रूप से करेंगे। 3 से जब गुणा कर देंगे तो बाएं पक्ष के दोनों पद में गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x ऋण, यहाँ पर जब 3 से गुणा कर देंगे अंश और हर में समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे ऋण y बराबर के इधर देखिए बाएं पक्ष में गुणा किया तो दाहिने पक्ष में भी गुणा करना पड़ेगा, 3 3 9 आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको मिला समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि में हमें अंतर करना रहता है, सिंपल अंतर करना या जोड़ना रहता है। यहाँ पर जो हम लोग का समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो हम लोग केवल यदि अंतर कर देना, गुणांक देख लिए यहाँ पे सेम है। ठीक है, यहाँ पर सेम करने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं यक्स का गुणांक, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर रहता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, अभी 4 का गुणा कर देंगे तब यहाँ पे y गुणांक बराबर होता। लेकिन यहाँ पे चूंकि यहाँ पर जब यहाँ पे हर में संख्या थी, जब हमने सब कुछ अंश में किया ना, गुणा करके अंश में किया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे यक्स का गुणांक बराबर हो गया। तो हम लोग सिंपल अंतर कर लेते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से ही समीकरण 2 घटा देते हैं। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y
यहाँ पे इसी में से हम लोग क्या करते हैं, बाएं पक्ष को बाएं में घटाइए, दाहिने पक्ष को दाहिने में। तो इसमें से हम लोग घटा देते हैं इसको, ऋण 3x ऋण y, अंतर कर दिया हमने। दाहिने पक्ष को भी कर दीजिए, यहाँ पे ऋण 6 और इसमें से आपको इसको घटा लेना है, ऋण यहाँ पे 9 को हमने घटा लिया। ठीक है, चाहे तो आप कोष्टक में भी करके लिख सकते हैं। चलिए हो गया, तो ये हो जाएगा 3x, कोष्टक खोलते हैं, प्लस यहाँ पे 4y, यहाँ पे ऋण 3x, दो यहाँ पे ऋण में का गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा धन y, और यहाँ पे ऋण 6 है और यहाँ पे ऋण 9 है। विपरीत चिन्ह ये घटकर समाप्त हो गया। ठीक है, ये वाला पद समाप्त हो गया। अब यहाँ पे 4y और प्लस 1y 5y, विपरीत चिन्ह जुड़ जाएगा, 9 में 6 जोड़ देंगे तो ऋण 15 आपको प्राप्त होगा। 5 गुणा में बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हर में चला जाएगा। यहाँ पे y बराबर आपको ऋण 15/5 मिलेगा, 5 3 15, y का वैल्यू आपको ऋण 3 आपको प्राप्त होगा, 5 3 15 होगा ना, तो y का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात हो गया। अब इस मान को किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए यहीं पर समीकरण नंबर 2 में ये प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं y के मान को समीकरण रहेगा 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो हो जाएगा 3x ऋण y के स्थान पर हमें क्या प्रतिस्थापित कर देना है, ऋण 3, तो कोष्टक में करके प्रतिस्थापित कर देंगे, यहाँ पे ऋण 3 और बराबर के इधर है 9। चलिए यहाँ पे 3x ऋण में का गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा 3 और बराबर के इधर है 9, यहाँ पे प्लस में बराबर को इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा 3x बराबर यहाँ पे 9 ऋण 3, ये हो गया। फिर हो जाएगा 3x बराबर घट जाएगा 6 हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग और किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पे x बराबर 6 बटा यहाँ पे 3 गुणा में था, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, हर में हो जाएगा। या फिर और क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6, x का वैल्यू आपको 2 प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर हमने x और y दोनों का मान ज्ञात कर लिया, लिख देते हैं अतः हल आपको प्राप्त हुआ x बराबर 2 कामा y बराबर ऋण 3। चलिए विलोपन विधि द्वारा तो हमने हल कर लिया, अब लिख देते हैं प्रतिस्थापना विधि। प्रतिस्थापना विधि में एक चर के मान को ज्ञात करके दूसरे चर में मतलब दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना रहता है। चलिए यहाँ से हम लोग x का मान ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपको दे दिया गया 3x ऋण y और बराबर किधर 9 है। अब यहाँ पे 3x ऋण y बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, धन y हो जाएगा, y प्लस 9 हो गया, यहाँ पे 3 गुणा में बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, हर में हो जाएगा। x बराबर आपको y प्लस 9 बटा के 3 मिला, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। x के मान को आपने ज्ञात किया हुआ है समीकरण नंबर 2 से, इसको प्रतिस्थापित किस में करेंगे, समीकरण नंबर 1 में। लिख देते हैं x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, यह पूरी कथन आप लिख दीजिएगा पूरी बात। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 3 और x के स्थान पर ये प्रतिस्थापित कर देते हैं y प्लस 9 और बटा के 3 और प्लस यहाँ पे 4y और बराबर के इधर ऋण 6। देखिए समीकरण हम लोग का यही था, केवल x के स्थान पर हमने यह वैल्यू प्रतिस्थापित कर दिया, y प्लस 9 बटा 3, ये हो गया। केवल इसको हल कर लीजिए, अंश और हर में 3 है, विभाजित हो जाएगा, y प्लस 9 बचेगा और प्लस 4y बराबर इधर है ऋण 6। यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, 4y और 1y जोड़ देंगे तो 5y हो गया, बराबर किधर है ऋण 6। अब यहाँ पे प्लस 9 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस 9 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 9। यहाँ पर ये हो गया 5y, दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा। यहाँ पे 9 में 6 जोड़ देंगे, ऋण 15 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर या फिर लिख देते हैं यहाँ पे y बराबर ऋण 15/5, 5 नहीं 15, y का वैल्यू ऋण 3 ज्ञात हुआ। अब y के मान को हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित कर लेते हैं, लिख देते हैं y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो ये हो जाएगा x बराबर y नहीं y के स्थान पर इसका मान हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, ऋण 3 हमने ज्ञात किया हुआ है और प्लस 9 बटा 3 है, तो यहाँ विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा, 6 मिलेगा और यहाँ पे 3 दूना 6, तो x का मान आपको 2 प्राप्त हुआ।
जो कि आपको इस प्रकार से भी विलोपन विधि द्वारा भी हल करने पर x का मान 2 प्राप्त हुआ था और y का मान -3। ठीक है, यहाँ पर भी उसी प्रकार से उतना ही मिलेगा। यहाँ पर लिख देते हैं हल आपको प्राप्त हुआ x बराबर 2, y बराबर -3। और देखिए आपको प्रश्न में यह भी पूछा था ना, हल करने के बाद सभी प्रश्नों को आपको ये पूछा था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपको यहाँ पर जो चारों रैखिक समीकरण युग्म दिए थे, चारों प्रश्नों को तो हमने हल ही किया। अब आपको जो विधि अच्छा लगे, है ना, दोनों प्रकार से तो समीकरण हल ही होगा। आप चाहें तो विलोपन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं या फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। अब जो विधि आपको अच्छा लगा हल करने में, जो विधि आपको अच्छा लगा उसको लिख दीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ हम इसको ही लिख देते हैं विलोपन विधि। यहाँ विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, हमको ये वाली विधि अच्छी लग रही है। प्रतिस्थापना विधि और विलोपन विधि की तुलना किया गया तो हमें ये वाली विधि अच्छा लग रहा है। विलोपन विधि में सही है, यहाँ पे एक गुणांक को बराबर करेंगे और अंतर कर देंगे तो डायरेक्ट एक चर का आपको मान ज्ञात हो जाएगा, और फिर उसका किसी भी समीकरण प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का आप मान ज्ञात कर लेंगे, है ना। आपको ये वाली विधि अच्छी लगी तो इसको भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। अस्तित्व होने का मतलब हल आपको प्राप्त हो, मतलब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब जो भी रैखिक समीकरण युग्म रहेंगे यदि उनसे रेखाएं आप खींचेंगे, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो केवल एक हल मिलता है, और जब संपाती रेखाएं रहती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल मिलता है। जब रेखाएं समांतर रहती हैं तो कोई हल नहीं मिलता है। तो यदि कोई हल नहीं मिलेगा तो अस्तित्व नहीं होगा यहाँ पे। और फिर क्या लिखा हुआ है ना कि आपको उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हमें हल करना है। चलिए फर्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। फर्स्ट में प्रश्न दिया हुआ है ना, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, हमें भिन्न बताना है। और इस प्रकार से रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए आपको 2 शर्त दिया हुआ है ना, कि यहाँ पर एक जोड़ दे रहा है, हर में से एक घटा दे रहा है तो भिन्न एक में बदल जाती है, और दूसरा बोल रहा है कि हर में एक जोड़ दें, मतलब अंश में तो कुछ भी नहीं करना है, उसको परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन हर में केवल क्या कर देना है, एक जोड़ देंगे तो वह भिन्न क्या हो जा रही है, 1/2 के बराबर हो जा रही है। चलिए हम लोग समीकरण बनाते हैं, लिख देते हैं, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न क्या हो जाएगा, आपका x/y हो जाएगा। अब लिख देते हैं प्रश्नानुसार। हम लोग यहाँ पे रैखिक समीकरण बनाते हैं। प्रश्नानुसार आपको पहले दे दिया गया ना कि जो भी आपका भिन्न है, यहाँ पर दिया था ना कि अंश में एक जोड़ दें, तो हम लोग जोड़ देते हैं, अंश में x+1 हमने कर दिया, और दे दिया कि हर में से एक घटा दें, हर जो है y इसमें से क्या कर दीजिए, एक घटा दीजिए। तो प्रश्न में दिया था ना कि भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, मतलब भिन्न क्या हो जाती है, एक के बराबर हो जाती है। इसको चलिए हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं, और है ना, यहाँ पे हर में बराबर दर पक्षांतर कर देंगे तो एक के साथ गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x+1 बराबर एक के साथ गुणा भी कर देंगे तो y-1 हो जाएगा। इसको थोड़ा हल करते हैं, फिर हम लोग दूसरा समीकरण ज्ञात करते हैं। यहाँ पे इसको भी हम लोग बराबर की दर पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ पर x हो जाएगा, y जब बराबर की दर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण y हो जाएगा, और यहाँ पे +1 तो पहले से ही है, और यहाँ पे ऋण 1 को बराबर की दर पक्षांतर कर देंगे तो ये भी +1 हो जाएगा। चलिए बराबर की दर केवल 0 बचा। यहाँ पे x ऋण y बराबर यहाँ पे 1 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे -2 मिलेगा, और बराबर की दर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और जो दूसरी शर्त दिया हुआ था, अब दूसरी शर्त को पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया था ना कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, मतलब अंश को नहीं छेड़ रहा है, इसी प्रकार से रहने दे रहा है, और हर में क्या बोल रहा है ना कि एक जोड़ दें, तो हम लोग केवल y में एक जोड़ देते हैं। हर में हमने एक जोड़ दिया, भिन्न आपका यही था, अंश में कुछ करने के लिए नहीं बोला है। हर में बोला है कि एक जोड़ दीजिए, तो एक हमने जोड़ दिया, और फिर बोला है तो यह 1/2 हो जाती है, 1/2 के बराबर हो जाती है, तो हम लोग लिख देते हैं 1/2। ये हो गया, और इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, फिर हम लोग समीकरण 2 मानेंगे इसको। यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देते हैं, हर में तो 2 के साथ गुणा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 2x, और यहाँ पर ये हर में बराबर की दर पक्षांतर कर देंगे तो ये अंश में जाएगा, 1 के साथ गुणा होगा, तो यहाँ पर y+1 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर की दर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर ऋण y और ऋण 1 बराबर की दर हो गया 0। इस प्रकार बना समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, यदि हम लोग तुलना करें गुणांकों को,
यहाँ पे समीकरण एक को यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इससे यदि हम लोग तुलना करें तो यहाँ पर देखिए a1/a2 आपको 1/2 मिलेगा और यहाँ पे ऋण 1/1 मतलब 1/1 आपको प्राप्त होगा, a1/a2 और b1/b2। तो यहाँ पर 1/2 मिल रहा है और यहाँ पे 1/1 मिल रहा है, तो जो कि यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो यहाँ पर अस्तित्व है, ठीक है, यहाँ पर हल प्राप्त होगा। तो हम लोग इसको हल करते हैं विलोपन विधि द्वारा, लिख देते हैं विलोपन विधि। हम लोग क्या करते हैं, इसी को हटा देते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यहाँ पर हमें गुणांकों को बराबर नहीं करना पड़ा। यहाँ पर जो y का गुणांक है ना, यहाँ पर ऋण 1 है और यहाँ पर ऋण 1 है, मतलब यहाँ पे y का गुणांक बराबर था, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं कि आप किसी में से भी घटा सकते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा सकते हैं या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा सकते हैं। और यहाँ पर यदि x के गुणांक को आप बराबर करते हैं ना तो यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 1 4 का गुणांक बराबर पहले से ही मिला है तो हम लोग गुणा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हमने लिख दिया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। चलिए घटा देते हैं, समीकरण 2 नोट करते हैं, 2x ऋण y और यह ऋण 1 है, बाएं पक्ष को बाएं में घटा दीजिए, इसमें समीकरण 1 घटाइए जो कि x ऋण y और प्लस 2 और दाहिने पक्ष में हो जाएगा 0 ऋण 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा, कोष्टक खोल दीजिए, 2x ऋण y ऋण 1 और ये ऋणात्मक चिन्ह है, यहाँ पे तीनों पदों का चिन्ह चेंज कर देगा। यह धनात्मक है तो ये अब ऋणात्मक हो गया और ऋणात्मक धनात्मक और धनात्मक ऋणात्मक बराबर किधर है 0। चलिए यहाँ पर 2x समान पदों को जोड़ घटा लीजिए, यहाँ पे 2x में से एक x घटा देंगे, केवल आपको x बचेगा वो भी धनात्मक का। और देखिए ऋण y और धन y विपरीत चिन्ह घटकर 0 हो जाएगा और यहाँ पर ऋण 1 और यहाँ पे ऋण 2 साथ में जुड़ जाएगा, ऋण 3 हो गया बराबर किधर 0, ऋण 3 है बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, धन 3 हो जाएगा। x का वैल्यू आपको 3 प्राप्त हो गया। अब इसके मान को किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, आप चाहें तो यहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। चलिए समीकरण नंबर 1 में ही प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए समीकरण 1 है x ऋण y, तो यहाँ पे x के स्थान पर 3 लिख देते हैं और ऋण y और प्लस 2 बराबर 0। चलिए y का मान यहाँ पे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखें 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 ऋण y बराबर 0, या फिर ऋण y है बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, धन y हो जाएगा, 5 बराबर y हो गया, या फिर इसको सीधा करके लिख दीजिए, y बराबर 5 आपको मिला। अतः लिख दीजिए भिन्न का अंश आपको प्राप्त हुआ जो कि x हमने माना था, x बराबर 3 तथा जो भिन्न का हर है वो हमने y माना था, y बराबर आपको 5 है। तब हम लिख देते हैं, तब आपको भिन्न क्या मिला, जो हमने माना था x बटा y, x का वैल्यू आपको ज्ञात हुआ 3 और जो भिन्न का हर ज्ञात हुआ वह 5 है। ठीक है, यही आपका भिन्न था 3/5। सेकंड प्रश्न दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूर की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूर और सोनू की आयु कितनी है, ये हमें बताना है। और इसके लिए 2 शर्त, मतलब जो हम लोग 2 समीकरण ज्ञात करेंगे वह यहीं से आपको ज्ञात होगा। एक समीकरण यहाँ से मिलेगा, ठीक है, इतना जो कथन बोला है, और दूसरा जो 10 वर्ष पश्चात बोला है ना, यहाँ से आपको दूसरा रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। लिख देते हैं, माना पहले हम लोग उनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं, माना यहाँ पे एक है नूर, माना नूर की वर्तमान आयु x वर्ष रहेगा तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार, समीकरण बनाते हैं। अब प्रश्न में बोला हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए वर्तमान आयु नूर का हमने माना है x और वर्तमान आयु हमने सोनू का माना हुआ है, सोनू का
वाई। अब यहाँ पे 5 रहेगा, वर्ष पूर्व की चर्चा कर रहा है। देखिए 5 वर्ष पूर्व करेंगे, वर्तमान में कोई मान लेते हैं 50 साल का है, यदि पूर्व की बात करेंगे ना 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे 5 उसमें से घटाना पड़ेगा। कोई वर्तमान में 50 वर्ष का है, यदि 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो उसकी जो भी वर्तमान आयु रहेगी उसमें से आपको 5 वर्ष घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर माना हुआ है यक्स, चूँकि माना हुआ है तो यहाँ पर हम लोग नूर की आयु में से भी हम लोग क्या कर देंगे, 5 साल कम कर दे रहे हैं, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की चर्चा हो रहा है। और यहाँ पर सोनू की भी आयु में से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 5 वर्ष घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स ऋण 5, और यहाँ पर भी हो जाएगा वाई ऋण 5 वर्ष। इतना वर्ष हो गया 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु, नूर की और सोनू की। चलिए फिर दिया था ना कि यहाँ पे सोनू की आयु से जो भी है ना, नूर की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थे। मतलब यहाँ पे जो भी सोनू की आयु था, यहाँ पे नूर की आयु इससे 3 गुनी थे। तो चूंकि हमें समीकरण को बैलेंस करना है, इसलिए हम क्या कर देंगे, 3 का यहाँ पे सोनू की आयु में 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नूर की आयु था यह पहले से ही सोनू की आयु से 3 गुना है ना। जैसे यदि संख्या लेकर बताना रहता तब यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी आयु 30 वर्ष का था, है ना, 3 गुना था, और यहाँ पे यह 10 था। सोनू की आयु 10 वर्ष था और नूर की आयु 30 वर्ष था। यहाँ पे 3 गुना पहले से ही है, चूंकि हमें बैलेंस करना है तो यहाँ पे 10 का हमें गुणा करना पड़ेगा इस किसकी आयु में, सोनू की आयु में, तब जाकर आपका समीकरण बैलेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने बैलेंस भी कर लिया। 5 वर्ष पूर्व की चर्चा किया तो दोनों की वर्तमान आयु में से हमने 5-5 वर्ष घटा लिया, और बोला था कि नूर की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, तो हमने यहाँ पे सोनू की आयु में 3 का गुणा करके और समीकरण को बैलेंस कर लिया। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं, जो कि हमें ज्ञात हुआ। ये आपका समीकरण नंबर 1 यही आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे यक्स ऋण 5 बराबर 3 और वाई ऋण 5। चलिए यहाँ पे कोष्ठक खोल देते हैं। यक्स ऋण 5, 3 का गुणा कर दीजिए दोनों पदों में, यह 3 वाई ऋण 5 नहीं 15, सब कुछ बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं। यक्स ऋण 5, यहाँ पे ऋण 3 वाई, और यहाँ पे यह धन 15 हो जाएगा, बराबर की तरफ 0। अब यहाँ पे यक्स और ऋण 3 वाई को साथ में लिख देते हैं। अब यहाँ पे चूंकि विपरीत चिन्ह घट जाएगा, धन आपको 10 बचेगा, 15 में से 5 घट जाएगा, 15 में से 5 घटाएंगे 10 बचेगा, बराबर कितना 0। इस प्रकार मिला आपको समीकरण नंबर 1। अब दूसरी जो शर्त आपको दिया था ना, आगे बोला था 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पे लिख देते हैं 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात करेंगे तो कोई मान लेते हैं कि वर्तमान में 50 साल का है, तो 10 वर्ष पश्चात की बात करेंगे, 10 इसमें जोड़ देंगे वो 60 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि नूर क्या है वर्तमान में यक्स, और इसमें यदि 10 वर्ष पश्चात इसको करेंगे तो यक्स प्लस 10 वर्ष का हो जाएगा ये नूर। उसी प्रकार से सोनू की भी आयु में 10 वर्ष का वृद्धि होगा, तो यहाँ पे यह हो गया यक्स नहीं, ये इसको हमने वाई माना हुआ है, ये हो जाएगा वाई प्लस 10। इस प्रकार से हो गया। फिर यहाँ पर बोला था ना नूर की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें सिंपल 2 गुना कर देना है। मतलब ये पहले से ही 2 गुना है, चूँकि हमें समीकरण बैलेंस करना है, इसलिए हमने सोनू की आयु में 2 का गुणा कर दिया, और एक यहाँ से रैखिक समीकरण प्राप्त कर लिया। यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, जो है यक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10 है बराबर 2 वाई प्लस 10। अब यहाँ पर ये हो जाएगा यक्स प्लस 10, और यहाँ पे 2 का दोनों पद हम गुणा कर दीजिए, 2 वाई प्लस यहाँ पे 20, दोनों को बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं। यक्स प्लस 10 और ऋण 2 वाई और ऋण 20 हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो गया, बराबर की तरफ 0, और यहाँ पे यक्स ऋण 2 वाई। अब यहाँ पे विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, ऋण 10 बचा, बराबर की तरफ 0, और इस प्रकार से आपको मिला समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 को यदि आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से यदि आप तुलना करते हैं ना, तो यहाँ पर दोनों रेखाएं आपको प्रतिच्छेद करते हुए मिलेंगी। देखिए यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर आपको b1 बटा b2 आपको नहीं मिलेगा, रेखाएँ प्रतिच्छेद करेंगी। यहाँ पर आपको जो दिया था ना कि इनका अस्तित्व है कि नहीं, तो यहाँ पर अस्तित्व होगा, यहाँ पर आपको हल मिलेगा। देखिए यहाँ पे a1 a2 से यदि तुलना करेंगे तो यहाँ पे a1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू जो x के गुणांक होते हैं a2 का वैल्यू 1 है, और यहाँ पर अब b1 की बात करें देख लीजिए b1 का वैल्यू यहाँ पे y का गुणांक जो है ऋण 3 है, और यहाँ पे b2 की बात करें तो यहाँ पे y का गुणांक ऋण 2 है। देख लेते हैं, यहाँ बराबर नहीं है। जब यहाँ पे a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं रहता तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, केवल एक आपको हल मिलेगा, यहाँ पर हल आपको मिलेगा, अस्तित्व है इनका। चलिए यहाँ पर यदि और इसको हल कर दे तो 1/1 मिलता, और यहाँ पे 3/2 मिलता। ठीक है, मतलब यहाँ पे अनुपात बराबर नहीं है, यहाँ पर हल मिलेगा, तो इसको हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि द्वारा। लिख देते हैं विलोपन विधि। चलिए यहाँ पर अंतर कर लीजिए,
या तो इस समीकरण में से इसको घटा लीजिए या इस समीकरण में से इसको घटा लीजिए। और यहाँ पे हमें गुणांक बराबर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर यक्स का गुणांक पहले से ही बराबर है ना। यदि बराबर नहीं रहता तो किसी एक का गुणांक हम लोग पहले किसी एक चर का गुणांक बराबर करते हैं। यहाँ पर इसी में से घटा लेते हैं, लिख देते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर रहेगा। तो यहाँ पे समीकरण 2 में से, तो पहले इसको हम लोग नोट करते हैं, यक्स ऋण 2y ऋण 10 माइनस यक्स ऋण 3y प्लस 10 बराबर किधर 0। चाहे तो 0 ऋण 0 आप लिख सकते हैं। चलिए कोष्ठक खोल देते हैं, यक्स ऋण 2y ऋण 10, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर ऋणात्मक है, तो यह ऋण यक्स हो जाएगा, यह धन 3y और यहाँ पे ऋण 10 बराबर किधर 0। यहाँ पे यक्स प्लस है या माइनस है, घट कर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3y में से यदि 2y आप घटा देंगे तो एक ही y आपका बचेगा। और यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे ऋण 10 है और यहाँ पर ऋण 10 है, ऋण 20 हो जाएगा, बराबर इधर केवल 0 बचा हुआ है। इधर सब कुछ हमने हल कर दिया है। यहाँ पे ऋण 20 को बराबर इधर पक्षांतर कर देंगे, धन 20 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आपको ज्ञात हो गया। अब इसको किसी भी समीकरण में आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। चलिए समीकरण नंबर 2 में ही प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, पूरा कथन आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स ऋण 2, y के स्थान पर आपको 20 प्रतिस्थापित कर देना है और है ऋण 10 और बराबर की तरह 0। यक्स ऋण 20 दूना 40 और ऋण 10 बराबर की तरह 0। यहाँ पे दोनों ऋणात्मक राशि जुड़ जाएगा, ऋण हो गया 50 बराबर की तरह 0। ऋण 50 से बराबर की तरह पक्षांतर कर देंगे, धन 50। तो यक्स का वैल्यू आपको 50 ज्ञात हो गया। अतः लिख देते हैं, यक्स हमने माना था नूर की आयु, अतः नूर की वर्तमान आयु यक्स बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु जो कि हमने माना था y, वह क्या है 20 वर्ष है। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड प्रश्न हल हुआ। थर्ड वाला प्रश्न दे दिया गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, यहाँ पे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग मानकर हल करते हैं। इसको लिखते हैं, माना यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, माना 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक यक्स तथा दहाई अंक y है, तब आपकी संख्या क्या हो जाएगी। आपको पता है कि जो भी इकाई अंक रहता है उसमें 1 का गुणा रहता है। यदि दहाई का अंक है तो उसमें 10 का गुणा, सैकड़े का अंक रहता है तो उसमें 100 का गुणा, 1000 का अंक रहेगा तो उसमें 1000 का गुणा रहता है। तो चूंकि अब हमने दहाई का अंक माना हुआ है y, तो इसमें 10 का गुणा रहेगा। ठीक है, तब आपकी संख्या 10y, क्योंकि यह अंक है तो यहाँ पे 10 का गुणा हमें करना पड़ेगा, और प्लस, और इकाई का अंक हमने माना हुआ है यक्स। यदि हम लोग इसको जोड़ देंगे तो जो भी आपकी संख्या रहेगी वह प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं हमने एक संख्या ले लिया 15 में यदि इकाई का अंक हम लोग बात करेंगे ना, इकाई का अंक इसमें क्या रहेगा 5 रहेगा। ठीक है, और दहाई का अंक, केवल हम लोग अंक की बात करें तब दहाई का अंक कौन सा है 1 है। ठीक है, ये इकाई का अंक बना, ये दहाई का अंक बना। लेकिन यदि हम लोग को इस प्रकार से जोड़ कर लिखना रहेगा ना संख्या को, तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए अलग अलग लिख दीजिए। जो इकाई का अंक है वो तो ठीक है, अकेले 5 ही रहेगा, इकाई के अंक में 1 का गुणा रहेगा। लेकिन जो दहाई का अंक है उसमें जो 1 है इसमें क्या रहेगा 10 का गुणा रहेगा, है ना। यदि हम लोग केवल 1 लिख कर दें तो यहाँ पर यह जुड़कर आपको 6 प्राप्त होने लगा, है ना। लेकिन हम लोग की संख्या क्या है 15, तो यहाँ पर 1 में हम लोग को कितना का 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 गुणते 1 रहेगा, प्लस 5 करेंगे तब यहाँ पे 10 से कम 10, 5 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी संख्या रहेगी, 2 अंकों की संख्या रहेगा तो इकाई में हमेशा 1 का गुणा रहेगा। जो दहाई का अंक रहेगा, ठीक है, दहाई के अंक में हमेशा 10 का गुणा रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से
इसीलिए हमने यहाँ पर इकाई का अंक x माना हुआ है और दाहिनी का अंक y। तब हम लोग की संख्या क्या हो गया, जो दाहिनी का अंक रहेगा उसमें 10 का गुणा और इकाई का अंक रहेगा उसमें 1 का गुणा रहेगा, और इस तरह से हमने प्लस करके लिख दिया। चलिए अब प्रश्नानुसार हम लोग समीकरण बनाते हैं, लिख देते हैं। प्रश्नानुसार आपको प्रश्न में दिया हुआ है ना कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक तो हमने यही माना हुआ है, x और y यही अंक माना हुआ है। इकाई का अंक हमने x माना हुआ है, दाहिनी का अंक y, और इनका योगफल आपको दे दिया गया है ना, कितना दिया हुआ है, 9 है। अंकों का योग 9 है, तो हम लोग x प्लस वाई बराबर सिंपल हम लोग 9 कर लेते हैं। इस प्रकार से आपका प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 2 के लिए आपको दिया हुआ है ना कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या तो हम लोग की ये है, इसका 9 गुना, चलिए यहाँ पर लिखते भी रहते हैं हम। देखिए इस संख्या का 9 गुना, तो हम लोग की संख्या यही है 10y प्लस x, ये हम लोग की संख्या है, इसका 9 गुना। आगे देखते हैं, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। आपको प्रश्न में बोल रहा है ना कि जो भी ये संख्या थी, इस संख्या का 9 गुना, जो अंकों को आप पलटने से जो प्राप्त संख्या है ना उसका 2 गुना, ये दोनों बराबर है। यही प्रश्न कहना चाह रहा है कि इस संख्या का जो 9 गुना है वह संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप इकाई और दहाई के अंकों को बदल देंगे ना, तो केवल आप यहाँ पे संख्या को पलटेंगे तो यहाँ पर यह दाहिनी का अंक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x हो जाएगा और y यहाँ पर हो जाएगा, तो आपकी जो भी संख्या रहेगी वो पलट जाएगी। केवल हम लोग संख्या को पलटने की बात करेंगे, तो यहाँ पर अंकों को पलट देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस वाई। यहाँ पर हमने संख्या को पलट दिया, जैसे यहाँ पर 15 है ना, तो इसको हम लोग ने पलट कर क्या कर दिया, यहाँ पे 5 को यहाँ पे इकाई दाहिनी का अंक बदल दिया, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो दाहिनी का, पहले जो इकाई का अंक था अब वो दाहिनी का अंक हो गया, जो दाहिनी का अंक था अब वो इकाई का अंक हो गया। जो आपकी संख्या थी वो अब कुछ इस प्रकार से हो गई, और इसका बोला था कि 2 गुना है, ठीक है। जो यहाँ पर जो भी आपकी संख्या है इसका 9 गुना, जो संख्या पलटने पर प्राप्त जो संख्या है इसका 2 गुना, यह दोनों बराबर है। इसी प्रकार से आपको कथन दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 9, यहाँ पे 10 y और प्लस x, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10x प्लस वाई। चलिए गुणा कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे गुणा कर देंगे ना तो 90y हो जाएगा, 90y और प्लस यहाँ पे 9x, और इसको यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो 20x प्लस यहाँ पे 2y। चलिए इसको हम लोग बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x, और ये हो जाएगा ऋण 20x और ऋण 2y, बराबर की तरफ 0 बचा। यहाँ पे 90y में से यदि आप 2y घटा देंगे तो 98y मिलेगा, और x वाले पदों को साथ में घटा लीजिए, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, ऋण आपको 11 मिला, 11x बराबर की तरफ 0। चलिए हम लोग चाहें तो x को धनात्मक कर सकते हैं, यहाँ पे ऋण का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो जो धनात्मक पद है वो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक पद धनात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पर ये धनात्मक हो जाएगा 11x, और ये हो जाएगा ऋणात्मक 98। नहीं, यहाँ पर 90 में से जब हमने 2 घटाया ना तो यहाँ पर ये 88 होगा, ठीक है, 88 होगा, यहाँ पर 88 हो गया, 80y हो गया। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यदि हम लोग गुणांकों की तुलना करें ना, यहाँ पे a1 बटा a2 और b1 बटा b2 समान है कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे a1 का वैल्यू x का जो गुणांक है 1 है, और यहाँ पे x का गुणांक है 11, यह हो गया, और यहाँ पर जो b1 है वह है y का गुणांक 1 है, और जो b2 है वो तो है ऋण 88 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है, तो यहाँ पर अनुपात बराबर नहीं, यहाँ पर आपको हल प्राप्त होगा, हल ज्ञात करना होगा, वो भी विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि, इसको और हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों में यहाँ पे 11 उभयनिष्ठ है, ऋण यहाँ पे 88, y ही बराबर की तरह 0 है। यदि हम लोग 11 उभयनिष्ठ कर लेते हैं ना तो यहाँ पे x ऋण 11 बटे 88 8y और बराबर की तरह 0। अब दोनों पक्षों में यदि 11 से हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ पर 11 समाप्त हो जाएगा, x ऋण 8y बचेगा, यहाँ पे 0 बटा 11 भी रहेगा, तभी भी आपको 0 ही प्राप्त होगा। इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे x केवल हमने 11 से यहाँ पे उभयनिष्ठ करके भाग दे दिया, यहाँ पे ऋण x ऋण 8y बराबर यहाँ पे 0। इसको हम आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। यहाँ पर x का गुणांक बराबर है तो हम लोग केवल अंतर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक x का गुणांक बराबर हो गया, लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण
2 को घटाने पर, घटा देते हैं समीकरण एक में से। समीकरण एक है x प्लस वाई, बाएं पक्ष को बाएं में से घटाइए, यहाँ पे घटा देते हैं x ऋण 8y को। बाएं पक्ष को बाएं में हमने घटाया, दाहिने को दाहिने में घटाइए। यहाँ पर 9 है, 9 में से 0 घटाना है आपको, 9 ऋण 0। चलिए यहाँ पर हो गया x प्लस वाई। यहाँ पे दोनों पदों का जो भी कोष्टक के अंदर है, बाहर ऋणात्मक का चिन्ह है, दोनों का चिन्ह चेंज कर देगा। यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण x और यहाँ पे धन 8y, और बराबर किधर 9 है। यहाँ पे धन x और ऋण x ये घट कर 0 हो गया। यहाँ पे 1y और यहाँ पे 8y, 9y हो गया, बराबर किधर 9, 9 गुणा में बराबर उधर 75 कर देंगे, हर में चला जाएगा, 9/9। y का वैल्यू आपको 1 प्राप्त हो गया। अब y के स्थान को किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए हम इसी में प्रतिस्थापित कर देते हैं। समीकरण नंबर 2 में y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पर हो जाएगा x ऋण 8, y का वैल्यू 1 प्राप्त हुआ और बराबर को उधर है 0। यहाँ पे x ऋण 8 एकम 8 हो जाएगा, बराबर को उधर 0। ऋण 8 बराबर को उधर 75 कर देंगे, धन 8 हो जाएगा। x का वैल्यू आपको 8 प्राप्त हुआ। चलिए अब हम लिख देते हैं वो संख्या हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, यही हम लोग की संख्या है, लिख देते हैं। अतः 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक जो कि हमने x माना था, इकाई अंक x बराबर हमें 8 प्राप्त हुआ, तथा दहाई अंक जो कि हमने y माना था, y का वैल्यू 1 है। तब लिख देते हैं, तब हमें संख्या क्या प्राप्त हुई, यहाँ पे 10 y प्लस x था, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। y के स्थान पर आपको क्या प्रतिस्थापित कर देना है, 1 प्रतिस्थापित करना है। और यहाँ पे इकाई का अंक जो था वो x हमने ज्ञात किया था 8, ठीक है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। चलिए 10 में 1 का गुणा कर देंगे, 10 हो जाएगा, 10 में 8 जोड़ देंगे 18, वह संख्या आपकी 18 ही थी, ठीक है। यही समीकरण मतलब यही थर्ड वाले प्रश्न का हल है। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या यही है 18। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खराची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, यही हमें बताना है। चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 50 रुपये के उसके पास नोटों की संख्या x मान लेते हैं, और यहाँ पे 100 रुपये के नोटों की संख्या y मान लेते हैं, और इस प्रकार से हम लोग 2 समीकरण प्राप्त करते हैं। लिखते हैं, माना मीना ने 50 रुपये के, यहाँ पे रुपये का चिन्ह, 50 रुपये के x नोट तथा 100 रुपये के y नोट प्राप्त किए, या फिर लिख देते हैं इस प्रकार से किए। अब प्रश्नानुसार हम लोग समीकरण बनाते हैं। देखिए समीकरण किस प्रकार से बनेगा, आपको तो पहले बोला हुआ है ना कि 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक से गई थी, मतलब यहाँ पे 50 रुपये के जो भी नोटों की संख्या है, मतलब 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की कुल संख्या मिलाकर इसने 2000 रुपये प्राप्त किए हैं। तो देखिए इस प्रकार से समीकरण किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है x, तो कुल रुपया कितना हो जाएगा, 50 रुपया मिलाकर कुल कितना रुपया बनाएगा, 5x हो जाएगा, 50x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 50x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 100y, ठीक है। यह मिलाकर कितना 2000 के बराबर। देखिए यहाँ पर जो 50 रुपया, ये 50 रुपये के x नोट है और यहाँ पे 100 रुपये के y नोट है। यदि 50 में हम लोग x जितने भी नोट रहेंगे उसका यदि गुणा कर देंगे तो यह पूरी धनराशि ज्ञात हो जाएगी। 50 रुपये के नोटों से जितना रुपया बन रहा है वो ज्ञात हो जाएगा, और 100 रुपये के नोटों की संख्या से हमने गुणा कर दिया तो ये जो 100 रुपये के साथ जितना पैसा पूरा बन रहा है वो ज्ञात हो जाएगा। और हमें पता है कुल मिला के कितना है, 2000 रुपया है। चलो तो यहाँ से 50 से भाग जा रहा है तो हम लोग सिंपल भाग दे ले लेते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर 50 से विभाजित हो रहा है, हम लोग उभयनिष्ठ कर लेते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ से हमने 50 उभयनिष्ठ कर लिया, यहाँ पर बचेगा 2y, ठीक है, 2000 ही रहने देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y
और यहाँ पे 2000, और ये गुणा में था, बराबर की तरह जाएगा हर में। यहाँ से एक एक जीरो समाप्त हो गया। यहाँ पे 5 चौका 20, ठीक है, 5 चौका 20 हो जाएगा। x प्लस 2y बराबर, यहाँ पे 4 हो गया और एक जीरो 40। इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 1। और आपको आगे दे दिया गया था ना कि यहाँ पर मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मतलब हमने बताया कि 50 रुपये के x नोट है और यहाँ पे 100 रुपये के y नोट है। यहाँ पर कुल मिलकर कितने हैं? 25 नोट है। तो यहाँ पे x प्लस y नोटों की कुल संख्या यहाँ पर है 25। इस प्रकार से मिला आपको समीकरण नंबर 2। यहाँ पर भी a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं है। यहाँ पर भी आपको हल प्राप्त होगा। अंतर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक बराबर है। लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल। विलोपन विधि लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y, इसी में से घटा देंगे इसको, बाएं पक्ष को बाएं से, दाएं पक्ष को दाएं से। x प्लस वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 40 में से हमें घटाना पड़ेगा 25 को। यहाँ पर कोष्ठक खोल देते हैं, x प्लस 2y और यहाँ पे ऋण x और ऋण y, और यहाँ पर हो जाएगा 40 में से जब आप 25 घटा देंगे तो 15 बचेगा। यहाँ पे प्लस x माइनस x घटकर 0 हो गया। यहाँ पे 2y में से 1y घटा देंगे, 2y में से 1y घटाएंगे तो केवल y बचेगा। y का वैल्यू आपको डायरेक्ट 15 ज्ञात हो गया। अब इस y का मान हम लोग चलिए समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर पूरा कथन लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25 है, तो यहाँ पे x लिखते हैं, प्लस y का मान हमने ज्ञात किया 15 और बराबर को उधर है 25। यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस 15 बराबर को उधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 15। यहाँ पर ही हो गया। अब 25 में से 15 घटा देंगे 10 बचेगा। अतः लिख देते हैं मीना ने 50 रुपये के x बराबर 10 नोट तथा 100 रुपये के जो कि हमने y ज्ञात किया था, y बराबर 15 नोट प्राप्त किए। यही इस प्रश्न का हल है। यहाँ पर मीना जो भी बैंक से पैसा निकालने गई है तो उसके पास यहाँ पे x है 50 रुपये के, यहाँ पे 10 नोट प्राप्त हुए हैं और यहाँ पे 100 रुपये के 15 नोट। 5वां प्रश्न दिया हुआ है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए, जो भी आपका प्रश्न दे देगा है ना, एक पुस्तकालय है जो कि पुस्तकें दे रहा है ना, तो यहाँ पे 3 दिन का फिक्स किराया है, ठीक है, इतना दिन का एक नियत किराया है। यदि 3 दिन के बाद यदि चौथे दिन लेंगे तो उसके लिए कुछ अतिरिक्त किराया आपको देना पड़ेगा, है ना। 3 दिन तक तो फिक्स रहेगा, लेकिन चौथे दिन से आपको अतिरिक्त किराया लगेगा। इसके बाद आपको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग मान लेते हैं कि 3 दिन का किराया, जो नियत किराया है, 3 दिन का नियत किराया है 100 रुपया, और बाकी यहाँ पर प्रतिदिन अतिरिक्त किराया भी हम लोग को मानना पड़ेगा। माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन रहेगा का किराया y रुपया है। लिखते हैं प्रश्नानुसार समीकरण बनाते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पर दिया था प्रश्न में ना कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो उसके लिए हमने नियत किराए को 100 रुपये मान लिया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने y रुपये मान लिया, ठीक है। अब दिया था कि सरिता ने 7 दिनों तक
एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, अदा किए। ठीक है, यहाँ पे जो सरिता है ना, सरिता ने यहाँ पे 7 दिन तक पुस्तक रखी थी और उसने इसके लिए कितना रुपया पे किया, यहाँ पे दिया था आपको प्रश्न में 27 रुपया। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो 7 दिन है, 7 दिन को यहाँ पे हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो है 3 दिन, 3 दिन का क्योंकि अतिरिक्त मतलब यहाँ पे नियत किराया है, यहाँ पे 4 3 7, 3 को अलग कर दीजिए, 4 को आप अलग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 3 दिन है, प्रथम 3 दिन था उसका यहाँ पे एक नियत किराया लगेगा और उसके बाद अतिरिक्त आपको किराया लगेगा, प्रत्येक दिन का यहाँ पे अतिरिक्त किराया लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सिंपल समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे, इसको तो हम लोगों ने x माना हुआ है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने y माना हुआ है ना। तो यहाँ से आपको समीकरण बनेगा, इसके लिए यहाँ पे x, यहाँ पे 3 दिन के लिए x रुपया इसको देना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे 4 दिन के लिए यहाँ पे 4, और यहाँ पे अतिरिक्त किराया हमने प्रत्येक दिन का माना हुआ है y रुपया, तो यहाँ पे 4y। आपका समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। x रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा 3 दिन के लिए और यहाँ पे 4y हो जाएगा। यह 4 दिन अतिरिक्त तक पुस्तकें ली हुई थी, है ना, तो इसलिए यहाँ पर x प्लस 4y और बराबर कितना रुपया इसने पे किया, 27 रुपया। देखिए यह भी रुपया है, ठीक है, x रुपया क्या है, 3 दिनों के लिए है, और यहाँ पर जो y था यह प्रत्येक दिन के लिए था, लेकिन हम कितना दिन तक देना था, अधिकतम यहाँ पे 4 दिन तक, और है ना, यह 3 दिन के लिए और यह 4 दिन का किराया था, यह मिलकर इसने कितना 27 रुपया दिया हुआ है। तो एक तो यह समीकरण आपको बनेगा, यहाँ पर x प्लस 4y बराबर ये मिलेगा आपको 27। इसको हमने बना दिया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 के लिए आपको दिया था ना कि अब था जबकि सुशी ने, अब एक दूसरी लड़की है सुशी, अब इसने लिया था 5 दिन के लिए, यहाँ पर ये ली थी 5 दिन के लिए और इसने कितना दिया, 21 रुपया अदा किया, है ना, यहाँ पर 21 रुपया अदा किया। तो देखिए यहाँ पर 5 दिन की बात करें तो यहाँ पे 3 दिन का तो उसे नियत किराया देना पड़ेगा, अतिरिक्त किराया कितने दिनों का देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 दिन का। तो सुशी को यहाँ पे 3 दिन का तो नियत किराया देना पड़ेगा और 2 दिन का यहाँ पे अतिरिक्त किराया लगेगा। तो यहाँ पर इसको हमने x माना हुआ है, नियत किराया को 3 दिन का x और प्लस यहाँ पे 2 यहाँ पे अतिरिक्त किराया y रुपया प्रतिदिन लग रहा है ना, तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा 2y और बराबर इसने कुल कितना रुपया दिया, 21 रुपया। यह नियत किराया उसने दिया हुआ है, यह भी रुपया में है, 1 रुपया देना पड़ेगा प्लस 2 दिन का यहाँ पे अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा और कुल मिलाकर उसने 21 रुपया दिया हुआ है। तो यह आपका बना समीकरण नंबर 2, x प्लस 2y बराबर आपका 21। यहाँ पर बनाइए समीकरण नंबर 2, बस सिंपल इसको हल कर लीजिए विलोपन विधि द्वारा, यहाँ पर आपको हल प्राप्त होगा क्योंकि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। लिख देते हैं विलोपन विधि, और चूंकि यहाँ पे x का गुणांक बराबर है, यहाँ पे समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को हटा लेते हैं। लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देते हैं। समीकरण 1 है x प्लस 4y, इसमें से घटाते हैं समीकरण 2 को x प्लस 2y और बराबर को उधर हो जाएगा 27 ऋण 21। इसको हल कर लीजिए, x प्लस 4y, यहाँ पे दोनों का चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऋण x से ऋण 2y हो जाएगा और बराबर किधर देखिए 27 में से 21 घटा देंगे तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे प्लस x माइनस x से घट कर 0 हो जाएगा, 4y में से 2y घटा देंगे तो आपको केवल 2y बचेगा और बराबर किधर 6 बचा हुआ है, y बराबर 6/2 हो जाएगा और y का वैल्यू 2 3 6 3 प्राप्त होगा। अब y का मान हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। लिख देते हैं y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर देते हैं, x प्लस 2 है और y के स्थान पर हम लोग को सिंपल 3 प्रतिस्थापित कर देना है, बराबर को इधर है 21। लिख देते हैं 2 3 6 बराबर के इधर 21, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में बराबर उधर माइनस में हो जाएगा 6, 21 में से 6 घटा देंगे तो आपको 15 मिलेगा। अतः लिख देते हैं, अतः जो भी पुस्तकालय है उसका किराया, पुस्तकालय में किताबें लेने का प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया
जो यक्स रुपया था ये हम लोग का ज्ञात हो गया 15। ठीक है, यहाँ पर रुपये का हमने चिन्ह पहले ही बना दिया। ठीक है, ये बराबर है 15 रुपया है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो हमने y रुपया माना था वो आपको 3 रुपया ज्ञात हुआ, 3 रुपया है। ठीक है, इस प्रकार से 5वां प्रश्न हल हो गया। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल में आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।